हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस के एविडेंसेस। मैंने एक वीडियो बनाया था, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन टाइटल था उसका। तो वो ऐसा जो थ्योरी है वो ये प्रपोज करता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड हैज़ ओरिजिन फ्रॉम वन सिंगल एंसिस्टर। तो ये जो थ्योरी है ये बताता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी के सभी एक ही एंसिस्टर से ओरिजिन हुए हैं। तो ये जो थ्योरी है इसके एविडेंस आज हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ डार्विन्स थ्योरी और लैमार्किज्म पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा क्रिएशन ऑफ अर्थ और उसके कुछ फैक्ट्स। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं एविडेंसेस की। फर्स्ट एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब कैसे, आउटर जो थिंग्स है, आउटर पार्ट्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनके सिमिलरिटीज़ के ऊपर हम जज करेंगे कि थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन सही है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि जो लीव्स रहते हैं वो बनाना के अलग होते हैं, नीम के अलग होते हैं, पपाया के अलग होते हैं। तो जितने भी लीव्स हैं ये सब अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ होता है। वो ये है कि लीव्स को, जो लीव्स रहते हैं उसको पार्टीशंस करते हैं, उसके वेन्स जैसे रहते हैं। तो ये उसका एक सिमिलरिटी है। फिर अगर हम एनिमल्स में देखें तो डॉग है, फॉक्स है, तो उनका ईयर्स का शेप, नोज़ का शेप, हेयर्स, तो ये सब उनके सिमिलरिटीज़ है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस 100% श्योर है कि थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस सच है। फिर नेक्स्ट एविडेंस ये है कि एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल मीन्स इनर पार्ट्स जो है वो हमें बताएंगे कि थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस हाउ इज़ करेक्ट। तो ये इसमें हम कैसे देख सकते हैं कि आपके जो टेक्स्ट बुक्स में कुछ बैट है, फिर बैट्स पैकागियम, फिर वेल्स है, फिर कैट्स फोर लेग है, ह्यूमन हैंड है। तो इन सब के जो बोन्स के स्ट्रक्चर आपको दिए है, तो इसमें आपको कुछ समझेगा, मतलब सिमिलरिटी नहीं दिखेगी, लेकिन इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ है। जैसे कि जॉइंट्स है, ये देखो ये एक बोन है और ये एक बोन है, तो इसका जो ये है ना जॉइंट है, तो उनके जो जॉइंट्स है, बोन्स का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सिमिलर है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि इन सब का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका सबका ओरिजिन सिर्फ एक ही ओरिजिन का सोर्स है, वो एक ही है। फिर थर्ड है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, बेकार के, कुछ काम नहीं आते हुए ऐसे ऑर्गन्स है। तो ये जो ऑर्गन्स है वो हमारे बॉडी में अभी भी प्रेजेंट है। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे ईयर पिना। तो ये जो मसल्स है ईयर पिना, वो ह्यूमंस के लिए कुछ काम का नहीं है, ये काम आते हैं कुछ एनिमल्स में। जैसे कि वो अपने मसल्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मसल्स को मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर अपेंडिक्स है, जो हार्ड एकदम कॉम्प्लेक्स फूड रहता है उसको सिंपल फूड बनाने में काम आता है। तो ये जो रहता है ना, वो किस में रहता है, काउज में, क्योंकि वो ग्रास खाते हैं, वो कुक्ड फूड नहीं खाते हैं इंसानों के जैसे। तो उनमें वो कॉम्प्लेक्स फूड जो खाते हैं वो सिंपल फूड बनाते हैं। तो जो ह्यूमंस थे वो पहले एनिमल्स जैसे ही थे, मीन्स एनिमल्स ही है, लेकिन वो मंकी लाइक जैसे स्ट्रक्चर थे। वो भी घास फूस, पेड़ पे जो पत्ते रहते वो खाते थे, तो उनको भी डाइजेशन के लिए अपेंडिक्स इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी उनका इवोल्यूशन हो गया, हम कुक्ड फूड खाते हैं, तो इसके वजह से अपेंडिक्स अभी ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर और देख सकते हैं कि कॉकिक्स मतलब एक टेल बोन रहता है, जो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो जिधर एंड होता है उसके आगे रहता है। तो ये कभी काम, ये जो आप देख सकते हैं, आपको पता है कि बोलते हैं कि ह्यूमंस के जो एंसेस्टर्स थे वो मंकीज़ थे, तो मंकीज़ में टेल होता है। तो ह्यूमन मैनकाइंड अराइज, मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें आप दिखाया है कि कैसे जो ड्रायोपिथिकस है, इजिप्टोपिथिकस थे, तो उनमें जो टेल था वो डिसअपियर हो गया। तो वो डिसअपियर तो हो गया, लेकिन वो उसका अंदर वो बाहर से फेविक्विक से चिपका नहीं था, क्योंकि वो मसल्स थे, वो बॉडी के से अटैच थे, और अंदर वो एक बोन था। तो वो बोन आज भी हमारे बॉडी में है, स्पाइनल कॉर्ड के एंड में। फिर ऐसे विजडम टीथ है, फिर बॉडी हेयर है। तो ऐसे सब वेस्टिजियल ऑर्गन्स है जो इवोल्यूशंस को दिखाते हैं और थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है उसको एक्यूरेट बताते हैं। फिर आगे का एक एविडेंस है जिसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजी मतलब फॉसिल्स, और पैलेंटोलॉजिकल जो स्टडी है वो फॉसिल्स के रिलेटेड स्टडी। फॉसिल्स मतलब क्या है, रिमेनेंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स
उसमें एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, उनके जो बचे कुछ पार्ट्स जो रहते हैं वो हमें डिगिंग के टाइम मिलते हैं, तो उसे फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल्स हमें ये पता करने में मिलता है कि ये सपोज़ XYZ फॉसिल्स का ये एज है, फिर ये वो टाइम में ऐसा एग्जिस्ट करता था, फिर ये ABC फॉसिल्स का एज ये है। तो ये एज हमें कैसे पता चलता है? तो उसका एक मेथड है कार्बन डेटिंग करके। तो जो ह्यूमंस रहते हैं वो जब अलाइव रहते हैं तब कंजप्शन करते हैं, खाना खाते हैं। तो खाना, अभी आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द जो भी कंपाउंड्स है वो उसमें कार्बन्स रहते हैं। तो जो कार्बन जो रहते हैं उसके आइसोटोप्स है 2, C12 C14। तो हम जो डेली C12 और C14 का कंजप्शन करते हैं, जब हमारा डेथ होता है तो उसके बाद का जो रहता है C12 और C14 का रेशो मेंटेन नहीं रहता है। C12 C14 जो रेडियो एक्टिव है, तो C12 और C14 का जो रेशो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। तो इसके वजह से उनका रेशो को कैलकुलेट करके हम ये पता कर सकते हैं कि इस फॉसिल्स का एज कितना है। तो उससे हमें पता चलता है कि डायनासोर्स इतने साल थे, फिर कुछ जो स्पीसीज रहते हैं बर्ड्स और एनिमल्स के वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि इतने साल पहले वो थे। तो ये हमें कार्बन डेटिंग का मेथड है। तो ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रपोज किया था वो है विलर्ड लिबी। उनको इसके लिए 1960 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो और हमारा नेक्स्ट एविडेंस है कनेक्टिंग लिंक्स। अभी कनेक्टिंग लिंक्स जो है वो कनेक्टिंग लिंक्स मतलब कुछ को कुछ कनेक्शन रहेगा। मीन्स अभी हम क्या सीख रहे हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में कनेक्शन। तो इनके बीच का जो कनेक्शन है वो हमें कनेक्टिंग लिंक्स जो है वो हमें बताएगा। तो कैसे, तो देखें कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पेरिपिटस जो है उसका थिन क्यूटिकल है, फिर सेगमेंटेड बॉडी है। तो यहाँ ये इसका एक प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन उसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन है। तो ये जो है ना, ये दो प्रॉपर्टी अलग अलग ग्रुप्स के हैं। मतलब कनेक्टिंग लिंक्स हमें क्या बताता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म जिसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो दो अलग अलग ग्रुप से मैच करते हैं, तो उसके कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दोज ग्रुप्स। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एनिमल यहाँ से इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुँचा है। तो यही कनेक्टिंग लिंक्स का एविडेंस है जो हमें काम आता है। तो कनेक्टिंग लिंक्स का एक जो पेरिपिटस है वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप्स हैं उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक्स है। फिर डकबिल प्लेटिपस, ये डकबिल प्लेटिपस मैमल्स है लेकिन फिर भी एग्स ले करता है। फिर उसके मेमरी ग्लैंड्स हैं, हेयर्स है। तो ये पता था कि मैमल्स है फिर भी एग्स ले करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो रेप्टाइल मैमल्स है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। फिर और एक एग्जांपल है लंग फिश। अभी फ़िश लंग मतलब हमें पता चलता है कि फ़िश के पास लंग है। तो फिशेस जो रहते हैं वो लंग से रेस्पायर नहीं करते हैं, और यहाँ पर बताया कि लंग फिश यानी लंग से रेस्पायर करती हैं। तो ये भी इवोल्यूशन का ही एक एविडेंस है। और एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट है, ये भी एक एविडेंस है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो 3 लेयर्स है बताए, 3 स्टेप्स बताए हैं। तो फर्स्ट स्टेप्स में जितने भी ह्यूमन है, फिर काउज है, फिर पिग है, सैलमेंडर है, फिश है, तो इन सब के जो फर्स्ट जो लेयर है वो सब में हमको एकदम सिमिलर दिख रहा है। फिर सेकेंड लेयर में कुछ थोड़ा और कम, फिर थर्ड लेयर में एकदम डिफरेंट दिख रहे हैं ये सब। तो एम्ब्रियोज, तो फर्स्ट लेवल में हम लोग को जो फर्स्ट स्टेप में जो सिमिलर दिख रहा है वो एक हमें ये बताता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब का एंसेस्टर वन एंड ओनली वन ही है। तो ये थे एक एविडेंसेस जो सपोर्ट करते थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को। अभी नेक्स्ट है डार्विन्स थ्योरी। डार्विन जो था वो बड़ा साइंटिस्ट था, उसने अपना थ्योरी प्रपोज किया, उसका नाम था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये इसमें हमें इवोल्यूशंस के बारे में पता चलता है। तो डार्विन ये कहता है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच शोज द प्रॉपर्टीज टू विनिंग द कॉम्पिटिशंस ओनली दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव्स रेस्ट देन पेरिश। अभी इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स में कंटिन्यूसली चेंजेस होते हैं, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन चेंजिंग एनवायरनमेंट को सस्टेन कर लेता है, उन्हें झेल लेता है, उनको झेलने के प्रॉपर्टीज शो करता है, बस वही लोग जिंदा रहते हैं, बाकी सब पेरिश हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो एक ऐसे ही एग्जांपल्स है इस डार्विन्स थ्योरी के कि हमें बताते हैं कि हमें जो कंटिन्यूसली हमारे जो डार्विन्स का थ्योरी था उसके अगेंस्ट कुछ डिसएडवांटेज भी थे। 3 डिसएडवांटेजेस भी हैं कि डार्विन ने अपने थ्योरी में कुछ जो ऑर्गन्स है उनका यूज़ और मॉडिफिकेशंस के बारे में नहीं बताया, और जो नेचुरल फैक्टर है वही सिर्फ इवोल्यूशन को रिस्पॉन्सिबल है ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। और इसके अलावा जो ये थी 2-3 जो है डिसएडवांटेज, इनके अलावा इसका जो डार्विन्स का थ्योरी था वो एकदम सुपरहिट गया था। फिर नेक्स्ट है लेमार्किज्म। लेमार्किज्म जो थ्योरी है वो यह बताता है कि लेमार्क जो था उसने यूज़फुल जो है अपना जो बॉडी का ऑर्गन्स है वो ऐसा बताता है कि द बॉडी ऑर्गन्स विल जो वर्क ज़्यादा करते हैं वो डेवलप होंगे, और जो कम जो वर्क है वो अंडर डेवलप हो जाएंगे। जैसे कि जो एक ब्लैक स्मिथ होता है उसके वो कंटिन्यूसली हैमरिंग करता है तो उसका जो बॉडी पार्ट्स है शोल्डर वो ज़्यादा यूज़ होता है तो वो डेवलप होएगा। तो लेमार्क ये कहता है कि वही प्रॉपर्टीज़ उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएंगे। जैसे उसने एग्जांपल दिया कि जो जिराफ है वो एक टाइम में हॉर्स जैसे ही दिखते थे, उनका नेक छोटा था, लेकिन जो फूड का जो कॉम्पिटिशन्स था उसके वजह से उन्होंने अपना वो नीचे नहीं ग्रास्पिंग करते थे, वो ट्रीज़ के हाइट के ऊपर ग्रास्पिंग करते थे, तो उनके जो नेक को स्ट्रेच करना पड़ता था, तो वो बार बार अपने नेक जो है उसका इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए वो नेक है उनका वो हाइटेड हो गया। फिर उनको देख के सब लोग आ गए, सभी लोग एनिमल्स आ गए, तो ये जो जिराफ अपना जो नेक स्ट्रेच करता था वो जो जिराफ नेक स्ट्रेच करके अपना फूड लेते थे वो बच गए, लेकिन जो नहीं कर पाते थे वो पेरिश हो गए। तो ये डार्विन का थियरी है। फिर बाकी के लोग आ गए, तो जिराफ ने क्या सोचा कि मैं अपने आगे के जो 4 लिम्स है वो भी स्ट्रेच करूँ और नेक को ज़्यादा स्ट्रेच करूँगा तो मैं इसके ऊपर से जो ग्रास है वो खा सकूँगा। तो इसके वजह से आप देख सकते हैं कि जो जिराफ है उसके 4 लिम्स और नेक वो इतने बड़े हो गए हैं। तो ये लेमार्किज्म है। फिर लेमार्क ने और एक एग्जांपल्स दिए, जो स्वैन और डक है उनके लेग्स जो है वो उड़ने, उनके जो लेग्स है वो सिर्फ स्विमिंग के लिए काम आ गए हैं। जो स्नेक्स है उनके जो लेग्स थे लेकिन वो उनके बरोइंग हैबिट की वजह से नहीं है अभी। तो ऐसे ही हम जो अपना ऑर्गन्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे वो डेवलप होगा, और जिसको नहीं करेंगे वो अंडर डेवलप में चला जाएगा। ये बात बरोबर है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती ही है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो लेमार्क ने जो ये प्रपोज किया था थियरी वो थोड़ा फेल गया। अगर हम देखें तो हम अपना ब्रेन को ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो डेवलप होगा, लेकिन वही प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो यही कहता है, इतना ही है लेमार्किज्म। मैं अपने आपको बोला था कि मैं आपको आगे का अर्थ का जो क्रिएशन है उसका स्टोरी बताऊंगा, उसके कुछ फैक्ट्स। तो ये सुनिए, अर्थ जो है वो एक आग का गोला बना था। स्टार्टिंग में था वो एक आग का गोला था, मीन्स पूरा आजू बाजू में आग 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 था। तो अर्थ के जो लाइफ स्पैन में अभी तक इतना टाइम आया है कि एक टाइम में उसके आजू बाजू में पूरा फायर था, और एक टाइम उसके ऊपर आजू बाजू में फुल आइस था, जिसको हम आइस स्टेज भी बोलते हैं। तो आइस स्टेज के बाद जो डायनासोर्स थे वो, मतलब आइस स्टेज के पहले डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आइस स्टेज, फिर आइस, फिर मीटियोर फॉलिंग्स, फिर कॉम्पिटिशन्स फॉर फूड, इन सब की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए। लेकिन डायनासोर और कॉकरोच वो भी टाइम में थे, लेकिन आज डायनासोर नहीं है और कॉकरोच है। तो उन्होंने अपना जो एनवायरनमेंट जैसे चेंज हो रहा था, उन्होंने भी अपने आप को चेंजेस किया, और इसलिए आज तक वो सर्वाइव कर पाते थे, और डायनासोर ने नहीं किया तो वो पेरिश हो गए। तो ये एक एग्जांपल है डार्विन्स थ्योरी के बारे में। तो अगर हमें हमारे ब्रेन को डेवलप करना है तो हमें भी उसको कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली उसका यूज़ करना पड़ेगा नए नए थिंग्स जानने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।